गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 11वीं क्लास का कक्षा 11 का भूगोल पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। उसका पहला पाठ है भौतिक भूगोल, यानी भूगोल एक विषय के रूप में। क्या है पहला पाठ? भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी भूगोल की किताब का नाम है। और भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है। परिचय: भौतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण का भूगोल पर प्रभाव पड़ता है। भूगोल है क्या? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, उसका मानव जीवन से क्या संबंध है, इसकी ही जानकारी हमें भूगोल में मिलती है। भूगोल सारे विषयों का सम्मिश्रण है। सभी विषय भूगोल के। मनुष्य कहाँ रहता है? पृथ्वी पर रहता है। और पृथ्वी का वर्णन क्या है? भूगोल है। पृथ्वी के बारे में पूरा वर्णन भूगोल है। और पृथ्वी पर कौन रहता है? मनुष्य। मनुष्य की जितने भी क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं, भौतिक क्रियाकलाप हैं, प्रकृति के क्रियाकलाप हैं, वातावरण के क्रियाकलाप हैं, जो भी हैं वो सारे भूगोल के अंदर इनका अध्ययन होता है। ठीक है। अब आता है कि भौतिक भूगोल है क्या। आपका आ रहा है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल है क्या? देखो, भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन हम 11वीं क्लास में करते हैं और मानव भूगोल का अध्ययन हम 12वीं क्लास में करते हैं। ठीक है। भौतिक भूगोल में जो फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फिजिकली जो चीजें हमें दिखती हैं, धरातल है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र है, जलवायु है, मौसम है ना, ये सब पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, समाज है, नगर है, जिला है, देश है, देश की सीमाएं हैं, महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, इन सब का वर्णन जो हमें दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, वो फिजिकल भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता है कि हमारा भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल, भूगोल विषय के रूप में भौतिक भूगोल का भी अध्ययन मैंने बताया, फिजिकल का। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक यानी मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए। उसके जीविकोपार्जन के लिए वो धन अर्जित करता है। धन अर्जित करने के लिए वो खेती भी करता है, खनन भी करता है, उद्योग धंधे भी करता है, मजदूरी भी करता है। सब तरह के क्रियाकलाप किसमें आते हैं? आर्थिक में। फिर सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी होना चाहिए। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है ना। बिना समाज के वो रह नहीं सकता। समूह के रूप में रहता है मनुष्य। तो सामाजिक वातावरण उसको कैसा मिलता है? कहाँ? क्योंकि सभी जगह बच्चों, सभी जगह के मनुष्यों के रीति रिवाज, रहन सहन के ढंग, खान पान, ये सब भिन्न भिन्न है हर जगह के। तो वो उसका भी अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल। सांस्कृतिक वातावरण, सबकी संस्कृति अलग अलग है। कोई किस तरीके से रहता है, कोई किस तरीके के वस्त्रों को पहनता है, कोई किस तरीके का मनोरंजन पसंद करता है, कोई किस तरीके के परिवहन को पसंद करता है, कोई किस तरीके का पौष्टिक आहार लेता है। सारा सांस्कृतिक उसमें आ जाता है। अब सवाल उठता है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक थे इरेटोस्थेनीज नाम के ग्रीक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। और वो कब? 274 बीसी से 194 बीसी तक। 274 बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में उसी को कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 276
से 194, उल्टा चलता है, पहले ज्यादा तिथि आती है, पीछे कम आती है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। 276 बीसी से 194 बीसी के बीच में इन्होंने अपनी बताई बात कि भूगोल है क्या। भूगोल का मतलब इन्होंने कहा जियो प्लस ग्राफ्स। जियो क्या है? ग्रीक भाषा। ग्राफ्स का मतलब, जियो और ग्राफ ये दोनों क्या है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने ग्रीक भाषा में बताया। तो ग्रीक भाषा में जियो को जियो और हिंदी में क्या बोलते हैं? भू। जियो का मतलब भू, ग्राफ्स का मतलब वर्णन, यानी भू का वर्णन। भूमि का, भू का वर्णन का मतलब पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का मतलब क्या है? किसने कहा? इरेटोस्थेनीज ने, ग्रीक थे ये दार्शनिक, इन्होंने 276 बीसी से 194 बीसी के पूर्व, ईसा पूर्व में कहा जियो प्लस ग्राफ्स है ये। जियो प्लस ग्राफ्स ग्रीक भाषा में अर्थ इसका हुआ, जियो का मतलब भू, ग्राफ्स का मतलब वर्णन, यानी भू का वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन, भूगोल का अर्थ, ठीक है। अब ये तो शाब्दिक अर्थ रहा जियोग्राफी का। अब भूगोल, क्योंकि भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, तो जियो प्लस ग्राफ्स, और ग्राफ्स का मतलब वर्णन यानी जियोग्राफी। अब पृथ्वी का वर्णन, ठीक। भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचना के आधारों को प्राप्त कर उसका संश्लेषण प्राप्त करता है। उन्होंने क्या परिभाषा लिखी भूगोल की? कि भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से, प्राकृतिक प्रदत्त और समाज प्रदत्त जो भी विषय हैं, उनसे सूचना के आधारों को, जो भी सूचना मिलती है उनका आधार जो है, उनके आधारों को प्राप्त कर उसका संश्लेषण प्राप्त करता है। संश्लेषण मतलब पूरा निचोड़ प्राप्त करता है, ठीक है। अब आता है विषयों से मतलब, यानी सामाजिक विषयों से सूचना। विषयों से मतलब है कौन कौन से विषय? सामाजिक विषय। पहले तो भौतिक विषय देख लो, भूगोल सही प्राकृतिक और सामाजिक विषय। प्राकृतिक विषय और सामाजिक विषय कौन कौन से हैं? भौमिकी प्राकृतिक विषय, मृदा विज्ञान, मृदा मतलब मिट्टी, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, इतिहास। यानी भौतिक विज्ञान से मतलब है, प्राकृतिक से मतलब है भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ठीक है, और जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान। और सामाजिक विषयों से मतलब अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान तथा जो भी धरातल की वास्तविकता का वर्णन करते हैं, इन विषयों के आधार पर क्षेत्रीय भिन्नता के कारणों का अध्ययन करते हैं। यानी क्या अर्थ निकला इसका भूगोल की परिभाषा का? भूगोल की उन्होंने परिभाषा दी, ये उनके शब्द है, किसके? इरेटोस्थेनीज के शब्द हैं कि भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचना के आधारों को प्राप्त कर उसका संश्लेषण प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसका फिर पूरा क्लियर करा जा रहा है कि विषयों से मतलब भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान। भौमिकी से शब्द बार बार आ रहा है और आता रहेगा। भौमिकी से मतलब पृथ्वी का धरातल और पृथ्वी के अंदर की जो भी चीजें हैं, पृथ्वी अंदर खान खोदते हैं तो मिट्टी वगैरह, कोयला वगैरह, खाने वगैरह निकलती है ना, लोहा तांबा वगैरह, उससे मतलब है भौमिकी का, ठीक है। तो भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र में क्या क्या कैसे स्थिति, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सारे किसमें आते हैं? प्राकृतिक में। फिर इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, ये किसमें आ गए? सामाजिक विषय। इन सारे सामाजिक विषयों तथा जो भी धरातल की वास्तविकता का वर्णन करता है, ठीक है, उन विषयों के आधार पर क्षेत्रीय भिन्नता का, धरातल की वास्तविकता का वर्णन करता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, ये सारे प्रदेश जितने भी हैं, ये सारे, उन प्रदेशों में भिन्नता है, सभी प्रदेशों में भिन्नता है। पूर्व में जाओगे अलग है, पश्चिम में जाओगे अलग है, उत्तरी ध्रुव में जाओगे अलग है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओगे, इनके बीच की जो जगह है वो अलग है, सब में भिन्नता है। भिन्नता का कारण क्या? इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में, ठीक है। इस अर्थात पहला नंबर भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, जो भी धरातल की वास्तविकता का वर्णन करते हैं, इन विषयों के आधार पर क्षेत्रीय भिन्नता के कारणों का अध्ययन हम किस में करते हैं?
भूगोल में करते हैं, ठीक है। अर्थात भूगोल में दो या दो से अधिक तत्वों, कार्यों, कारणों की व्याख्या के संबंधों के ढांचे का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तथा मानवीय तत्व दोनों प्रकार के भौगोलिक तत्व स्थैतिक ही नहीं बल्कि गत्यात्मक भी होते हैं। भौतिक तत्व और मानवीयकृत तत्व ये भी स्थिर नहीं रहते, गतिशील रहते हैं, गत्यात्मक रहते हैं। ये दो या दो से अधिक तत्वों का कहा जा रहा है ना, कार्यों का, कारणों का, दो या दो से अधिक तत्व। अब जैसे प्रकृति है, प्रकृति स्थिर थोड़ी है भाई। कालांतर में जहां अब इस समय हिमालय पर्वत है, वहां पहले टेथीज नाम का महासागर था, तो वो परिवर्तित हो गया, समुद्र किसमें बदल गया, पहाड़ में बदल गया। और संभवतः आगे आने वाले समय में भी जहां पहाड़ है वहां समुद्र हो सकता है या धरातल हो सकता है, परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं है ना। और जहां जैसे कोई नदी बह रही है, और हो सकता है कि कोई परिवर्तन आ जाए, प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए और कोई ऐसी समस्या है, भूकंप वगैरह आ जाए, तो हो सकता है नदी का बहाव दूसरी जगह होने लग जाए। कोई स्थिरता नहीं है, गतिशील है हर चीज। जैसे गुजरात में भुज में आया था, भूकंप आया था, है ना, तो वहां पे पानी सामुद्रिक था, यानी खारा पानी था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जो प्लेटें फटी धरती की, तो वहां पे मीठे पानी का झरना निकल आया भुज में। तो जो स्थिरता थी कि वहां भाई समुद्र है, वहां खारा पानी ही आता रहेगा, वो बदल गया, उसमें चेंजेस आ गए। तो दोनों प्रकार के भौगोलिक और स्थैतिक ही नहीं बल्कि गत्यात्मक भी होते हैं। भौतिक क्रियाकलाप भी मानवीय तत्व। आज मनुष्य कहीं पे बसा हुआ है ना। जैसे अभी कोरोना आया, उससे पहले लोग विदेशों में बसे हुए थे, है ना, और फिर वो विदेशों से कहाँ आए, वो लौट के अपने यहाँ आए। कोई कहीं पहाड़ों पर रह रहा था, या कोई मरुस्थल में रह रहा था, या कोई जॉब कर रहा था, तो वो गतिशील हो गए, स्थित नहीं रहे, ठीक है। अब मानव और प्रकृति, अभी इसमें स्थितिक में भी, भौतिक में, जैसे चंद्रमा पे जीवन की खोज हो गई है, मनुष्य वहां पर जाकर के निवास कर सकता है। तो ये पहले तो ये था चंद्रमा भगवान का स्वरूप है और उसकी पूजा पाठ होती थी, वेदों में उसका वर्णन था चंद्रमा का, लेकिन वो स्थिर बताया गया था। किंतु अब क्या, गतिशील हो गया, गतिमान हो गया। समझ गए होंगे मेरी इन उदाहरणों से। अब मानव और पृथ्वी का संबंध, मानव और पृथ्वी का संबंध क्या है भाई? बिना पृथ्वी के मानव संभव नहीं, और बिना मानव के पृथ्वी का वर्णन संभव नहीं। ये एक दूसरे से ज्वाइंटेड है भाई। पृथ्वी का वर्णन कौन कर रहा है? मानव ही तो कर रहा है, मनुष्य ही तो कर रहा है। पृथ्वी पे निवास कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। और अगर पृथ्वी नहीं होती तो मनुष्य होता ही नहीं। तो इन दोनों का अंतर संबंध, ठीक है। अब आता है इनका मानव और पृथ्वी का जो संबंध है, वो आदिम मानव कैसे करता था। यह मनुष्य का जन्म हुआ धरती पे, आदिम था, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, है ना, और वो प्रकृति के साथ ही अपना अनुकूलन करता था। ठंड लगती तो पेड़ पत्ते वगैरह लपेटने लगा था, है ना। फिर उसके बाद में वो खेती, वनों के जो फल मिलते थे उनको खाता था। फिर वो वनों से जो फल मिलते उनको खाता, उनका स्वाद देखता, कड़वे होते उन्हें थूक देता, मीठे होते उनको खा लेता, उनके बीज जो निकलते उनको थूक देता। उनको जब थूक देता, इधर उधर भागता दौड़ता, तो उन बीजों से वो पौधे उग जाते। तो फिर उस जगह उसको लगता, फिर वो समझने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मानव सबसे ज्यादा क्रियाशील प्राणी है, वो समझने लगा कि ये इन बीजों से पौधा हुआ, इन पौधों से ये फल मिले, इसलिए खेती करना शुरू कर दिया। प्रकृति के साथ अनुकूलन करता था आदिम समय में, कोई परिवर्तन नहीं किया उसने, और जैसा जहां जो मिल गया बस उसी में वो मस्त रहता था। फिर अब आधुनिक मानव, पहले पृथ्वी के साथ आदिम मानव की ये स्थिति, प्रकृति के साथ ही अनुकूलन करता था। अब आधुनिक मानव, और आधुनिक मानव क्या कह रहा, ये तकनीकी खोजों द्वारा, आधुनिक मानव क्या है, आधुनिक मानव है कि तकनीकी खोजों द्वारा प्रकृति में क्या परिवर्तन लाया। देखो मनुष्य प्रकृति को बिना बदले तकनीकी खोज की उसने, टेक्निकल आदिम मानव, यानी आदिम मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन जैसा मिल गया, ठीक। फिर उसके बाद में
बीच में मानव ने बहुत तरह तरह के अन्वेषण किए, खोज की तरह तरह की। फिर उसके बाद में इस समय का जो मनुष्य, इस समय आदमी मानव जो है, वो तकनीकी खोजों द्वारा, प्रयोगों द्वारा मानव ने प्राकृतिक वातावरण को बिना बदले हुए, प्राकृतिक वातावरण कोई बदलाव नहीं किया, ऐसे नहीं है तापमान बदल दिया या ये कर दिया, कुछ नहीं, बिना बदले हुए अपनी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली आधुनिक मानव ने। प्राचीन मानव, आदिम मानव क्या था, जो मिल गया ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ नहीं मिला तो दूसरी जगह दौड़ गया, दूसरी जगह मिल गया, ठीक है, तो वो ऐसे रहा। लेकिन आदिम मानव ने क्या किया, अपनी खोज की, टेक्निक नई नई अपनाई। बच्चों आपको बता दूं, ये 3 शताब्दियों के अंदर मनुष्य ने सबसे ज्यादा खोजें की हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ता गया है। और तो वो तकनीकी खोजों द्वारा, प्रयोगों द्वारा मानव ने प्राकृतिक वातावरण को, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए प्राकृतिक वातावरण को बिना बदले हुए अपनी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया आधुनिक मानव ने। ठीक है, कैसे? बंजर भूमि है तो उसका विकास किया, बंजर भूमि को तरह तरह से, जहां जो कृषि की जा सकती है ना, और उसका बंजर भूमि में उसको बोया, तो इस तरह बंजर भूमि का विकास किया, घास वगैरह पैदा की। मरुस्थल में भी चेंज कर दिया, वहां पे पानी पहुंचाया गया पाइपलाइन के माध्यम से। मरुस्थल का विकास, वनों को काट कर कृषि योग्य, यानी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया, मरुस्थल को कृषि योग्य बनाया, जो सघन वन थे उनको काट के कृषि योग्य बनाया। फिर खेत खलियान, उद्योगों, व्यापार का विकास किया, यानी आदिम मानव ने अपनी खोजों के द्वारा, तकनीकी खोजों के द्वारा, नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा, नए नए प्रयोग द्वारा मानव ने प्राकृतिक वातावरण को, प्रकृति को बिना बदले हुए क्या किया, अपनी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया, मरुस्थल को, रेगिस्तान को कृषि योग्य बना दिया, वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बना ली, और खेत खलियान, उद्योग धंधे, व्यापार का विकास किया। इस तरह मानवीय कृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। मानव ने अपने अनुसार प्रकृति को ढाला और प्रकृति के अनुसार खुद भी ढल गया। इस तरीके से मानव और प्रकृति का संबंध है। मानव और प्रकृति का क्या संबंध है वो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आता है, अतः भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में सभी विषयों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। भूगोल क्या है? इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें सारे विषय आ जाते हैं। तो कोई भी विषय, सारे विषय से मतलब विषय तो मनुष्य के ऊपर ही बने हैं, और मनुष्य पृथ्वी के ऊपर है, निवासित है, और भूगोल में पृथ्वी का वर्णन है। तो जब भूगोल में पृथ्वी का वर्णन है, नेचुरली मनुष्य का वर्णन है, मनुष्य का वर्णन है, तो सब विषयों में मनुष्य का वर्णन है। उन सभी विषयों का समाकलन विषय, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बना हुआ है। सभी विषयों से संबंधित तथ्यों का इसमें अध्ययन होता है। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल में भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, रजा विज्ञान का अध्ययन होता है। प्राकृतिक विज्ञान में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इन सब का अध्ययन होता है। भूगोल और सामाजिक विज्ञान, भूगोल में के साथ में इतिहास का भी होता है। भाई आज से पहले जो भी कार्य हुआ वो ऐतिहासिक वर्णन हो गया। भाई कोरोना कब आया, इतिहास बन गया। ये कब ये लोगों को किस तरीके से घेरता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या बीमारी होती है, इसका पूरा वर्णन अब ये इतिहास बन गया। अब क्या वैक्सीन की खोज हो रही है, हो गई, हाँ, वैक्सीन बन जाएगी तो ये भी इतिहास बन जाएगा। मनुष्य ठीक हो जाएंगे, वो भी इतिहास बन। स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी इतिहास बन गई। तो इस तरीके से भूगोल और ये सारी बीमारियां किस में आई? मनुष्य में आई। मनुष्य का संबंध किस? सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, तो भूगोल का संबंध मनुष्य से, भूगोल का संबंध पृथ्वी से, पृथ्वी का संबंध मनुष्य से, मनुष्य का संबंध सारे विज्ञानों से। इस तरीके से बच्चों मानव ये भूगोल जो है सभी विषयों का अध्ययन करता है। और समाकलन विषय का मतलब है कि इंटीग्रेटेड कोर्स सारे विषयों का। इन विषयों के बारे में आगे बता रहे हैं।
अब आता है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं ये तीन है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। ये तीन शाखाएं, ये किसके आधार पर? क्रमबद्धता के आधार पर। ये धरातल वगैरह, उसमें मानव, फिर जीव, इससे संबंधित है। अब भौतिक भूगोल में किसका, ये देखो बच्चों, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा और इसका एक एक शब्द का अगर हम वर्णन करेंगे तो काफी समय लगेगा, जिसका हम जब किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे, अन्य चीजों को पढ़ेंगे, तब इसके बारे में और अर्थ क्लियर होता जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो चीजें हैं मैं बता रही हूँ, इनके मेन पॉइंट्स ही आप ढंग से पढ़ लें। ठीक है, अब है भूगोल की शाखाएं क्रमबद्धता के आधार पर, वस्तुगत विषय के आधार पर। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल, तीन है। ठीक है, भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या, अधिवास, अधिवास यानी निवास, आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, वनस्पति भूगोल, जीव भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, जनजातीय निवास क्षेत्र, प्रजातीय क्षेत्र, ऐतिहासिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल। पर्यावरणीय भूगोल में भूमि ह्रास, अपरदन, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसकी तीन शाखाएं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। मानव भूगोल में और जीव भूगोल में लगभग सब एक समान से हैं, तो इसलिए इनको साथ में दिखा दिया गया है। भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। और मानव भूगोल में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, वनस्पति भूगोल, जीव भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, जनजातीय निवास क्षेत्र, प्रजातीय क्षेत्र, ऐतिहासिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब आता है कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन कौन से क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितनी जनसंख्या है, कैसा उत्पादन होता है, कौन से उद्योग धंधे होते हैं, कैसा धरातल है, इसका सबका वर्णन हम क्षेत्रीय अध्ययन में करते हैं। बृहद रूप में भी, बृहद रूप में महाद्वीपों का वर्णन है, और किसी देश का वर्णन है ना। मध्य रूप में किसी स्टेट का वर्णन है, किसी राज्य का वर्णन है, और लघु रूप में किसी शहर का वर्णन है, किसी जिले का वर्णन है। इस तरीके से हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की ये शाखाओं में पहली शाखा क्या है? क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, दूसरी शाखा है प्रादेशिक नियोजन। किस शहर में, किस जिले में, किस देश में या किस महाद्वीप में कौन सी जगह पर कितना नियोजन होना चाहिए, क्या निर्माण कार्य होना चाहिए, क्या सहायताएं होनी चाहिए, किस तरीके से उद्योग धंधों का निष्पादन होना चाहिए, किस तरीके से सारे क्रियाकलाप होने चाहिए, इसका भी अध्ययन हम किस में करते हैं? प्रादेशिक नियोजन में, शहरी और ग्रामीण दोनों का। ठीक है, अब आता है क्षेत्रीय विकास या प्रादेशिक विकास। कैसे क्षेत्रीय विकास हो रहा है, प्राचीन समय में वहां का क्षेत्र कैसा था, अब कैसा हो गया। जैसे सपोज करो कोई ऐसी जगह जहां पर कभी कोई उद्योग धंधा था ही नहीं, है ना, वहां आकर के कोई फैक्ट्री विकसित हो गई, फैक्ट्री बनी तो वहां का विकास हो गया, विकास हुआ तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई, सब कुछ चेंज हो गया, तो उसका भी वर्णन हम क्षेत्रीय विकास, प्रादेशिक विकास का इसी में भूगोल की शाखाओं में करते हैं। फिर प्रादेशिक विश्लेषण, कहाँ पर कैसी स्थिति है, कैसी जलवायु है, कैसा मनुष्य है, कैसा क्रियाकलाप होता है, कौन सी खनन क्रिया होती है, कौन सी कृषि होती है, कौन सा उद्योग धंधा होता है, मनुष्य का रहन सहन का स्तर क्या है, धरातल कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, सामुद्रिक क्षेत्र है, नदियों के क्षेत्र हैं, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, कैसे क्षेत्र हैं, इनका सारा विश्लेषण वहां किया जाता है। ठीक है, अब आता है वर्तमान में भूगोल का अध्ययन उपागम शाखाएं। यानी ये अभी तक तो हमने क्या बताया था, भूगोल की शाखाएं तीन थी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल है ना। मानव भूगोल और जीव भूगोल में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन या आर्थिक भूगोल में आते हैं ये सबका वर्णन। वनस्पति भूगोल, जीव भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, जनजातीय निवास क्षेत्र हैं, प्रजातीय क्षेत्र हैं, और ऐतिहासिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, ये इन सबका वर्णन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल
और जीव भूगोल में करते हैं। अब आता है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। वो कौन सी है? क्षेत्रीय, बृहत, मध्यम, लघु, मैंने बता दिया। प्रादेशिक नियोजन शहरी और ग्रामीण, है ना। और फिर तीसरा है क्षेत्रीय विकास या प्रादेशिक विकास। तो चौथा है प्रादेशिक विश्लेषण। अब आता है तीसरा तरीका। पहला भूगोल की शाखाएं बता दी किसके? विषय वस्तु के आधार पर, है, क्रमबद्ध, है। और दूसरा बता दिया प्रादेशिक उपागम के आधार पर। और तीसरा वर्तमान में भूगोल के अध्ययन की उपागम की शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दर्शन। दर्शन यानी फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी अनुमान लगाना। जैसे उत्तरी ध्रुव है, वहां हम थोड़ी गए। टुंड्रा प्रदेश है, वहां हम थोड़ी गए। वहां कैसा है, कैसा नहीं है, कैसी बर्फ होती है, क्या होता है, माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी गए। वो दर्शन, फिलॉसफी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। पूर्व अनुमान लगा करके ये इसमें दर्शन में आता है। वर्तमान भूगोल के अध्ययन की उपागम की शाखा है दर्शन है पहली, और दूसरी क्या है? विधि, तंत्र, तकनीक। पहली तो अनुमान के आधार पे है, और अनुमान भी राइट जाना चाहिए, वो है। दूसरा क्या है? इसमें दर्शन में कौन इसका अध्ययन करते हैं? भौगोलिक अध्ययन करते हैं। मैंने कहा ना, जलवायु, धरातल वगैरह, वनस्पति वगैरह। फिर भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया। मानव यानी इकोलॉजी, कौन सी भूमि पर मानव क्या क्रिया कर रहा है, कैसी खेती। जैसे वनों को काट के खेती योग्य भूमि बनाया, बंजर भूमि को खत्म करके, है ना, खेती योग्य बनाया। ये सारी मानव की अंतर क्रियाएं हुई। फिर आता है विधि, तंत्र एवं तकनीक। फिर उसमें इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? यानी 2 शाखाएं, पहली दर्शन, दूसरी विधि, तंत्र एवं तकनीक। दर्शन की 2 शाखाएं, भौगोलिक अध्ययन, भूमि, और दूसरी भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया। अब दूसरी विधि, तंत्र एवं तकनीक में सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण तकनीक। तो सामान्य संगणक सामान्य आधारित मानचित्र, कितने किलोमीटर से मानचित्र की रचना कर दी गई। ये इतनी जनसंख्या है। कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पर गहरे काले रंग के, कहीं ब्राउन कलर के, कहीं पे नीले रंग की मानचित्रों में वर्णन होता है, कहीं पीला, कहीं ऑरेंज कलर, कहीं लाल रंग, इसका वर्णन होता है। तो मानचित्रण तकनीक हो गया, ठीक है। दूसरा बता रहा है परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकीय तकनीक। यानी सांख्यिकीय यानी कितनी जनसंख्या, कितना उत्पादन, कितना लाभ, कितनी हानि, कितना विकास, है ना, ये सारा सांख्यिकीय। वो भी संख्या के आधार है। संख्या तो इतने करोड़ लागत लगी उसमें, है ना, सांख्यिकीय। इतने करोड़ जनसंख्या होगी, इतनी अरब जनसंख्या होगी, उस महाद्वीप में इतनी जनसंख्या, इतने % जनसंख्या। ये सारा वर्णन सांख्यिकीय तकनीक में होता है। क्षेत्र सर्वेक्षण तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण वही महाद्वीपों का सर्वेक्षण कि कौन सा महाद्वीप, अब जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, वहाँ किस प्रकार के वन मिलते हैं, वहाँ किस प्रकार की भूमि है, वहाँ के मनुष्य कैसे होते हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, कैसे खाते पीते हैं, सारा सर्वेक्षण तकनीक में आ जाता है। फिर आता है भू सूचना विज्ञान तकनीक। तो भू सूचना ये गए ना, इंटरनेट वगैरह जो किए गए हैं, दूर संवेदन, GIS भौगोलिक सूचना तंत्र, GPS वैश्विक स्थिति तंत्र, इनके माध्यम से टीवी में ही प्रोग्राम आ जाते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र से हमें पता लगता है कि आज कहाँ बारिश होगी, कहाँ का मौसम कैसा है, बादल छाए रहेंगे, नहीं छाए रहेंगे। तो क्या ये दूर संवेदन से भौगोलिक सूचना हमें प्राप्त होती है। और फिर GPS में विश्व स्तरीय सूचना प्राप्त होती है ना। ये सारा वर्णन इसमें आता है इनकी शाखाओं का। और वर्तमान में इन तीनों की शाखाओं को अलग अलग आपको याद करना जरूरी है। और कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध रूप में कौन कौन सी हैं, वो आपको ही लिखनी पड़ेगी। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर कौन कौन सी हैं। फिर तीसरी विधि तंत्र एवं तकनीक के आधार पर, विधि तंत्र एवं तकनीक के आधार पर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के बाद में इनको फिर आता है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। भौतिक भूगोल का क्या महत्व है? देखो, भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों का अध्ययन होता है ना। अब आते हैं मंडल पे सीधा, जैसे तो भूगोल में घूम रहे थे, अब आते हैं भौतिक भूगोल में। तो इसमें तीनों मंडलों का, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल का मतलब
पहाड़ है, पठार है, मैदान है, वहाँ की कैसी खेती है, कैसे मनुष्य हैं और कैसे वन है, और वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से उद्योग धंधे, सब कुछ ये स्थल मंडल का भौतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। कैसी कैसी आकृति है, नदी गिर रही है, झरना, नदी बह रही है और झरना गिर रहा है, तो वहाँ कैसे धरातल की आकृति बन गई, है ना, किस प्रकार की घाटी का निर्माण हो गया, किस प्रकार का तीव्र ढाल है या मध्यम ढाल है या मंद ढाल है, इसका सारा अध्ययन स्थल मंडल में करते हैं, है ना। फिर जल मंडल, समुद्र की गहराई में, समुद्र में भी बहुत अच्छा वो मिलता है हमें, है ना। तो समुद्र है, नदियों का क्षेत्र है, नहरों का क्षेत्र है, नदियों की डेल्टाई क्षेत्र है, इनका कैसे कैसे क्या क्या वर्णन है, ये सारा जल मंडल। वायुमंडल, अब वायुमंडल में तो है ही, आपको पता है कि वायुमंडल का प्रदूषण वगैरह सारा वर्णन इसमें हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भौतिक भूगोल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तीनों क्षेत्रों पे मनुष्य रहता है और तीनों का असर मानव जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है, और इसलिए भौतिक भूगोल और इसका महत्व बहुत अधिक है। अब आता है प्राकृतिक संसाधन, यानी वायुमंडल में प्राकृतिक वायुमंडल और प्राकृतिक पर्यावरण, ये थोड़ा सा हटके है। प्राकृतिक पर्यावरण में तो सारी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक वगैरह। वायुमंडल में केवल वायु से, प्रदूषण से संबंध। तो प्राकृतिक जितना ही पर्यावरण है ना, तो प्राकृतिक पर्यावरण का कितने संसाधनों का विदोहन हुआ, कितने संसाधनों को हमें किस तरीके से उनका प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे संरक्षण करना चाहिए, तो ये सारा वर्णन हम किस में करते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भौतिक भूगोल का बच्चों हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब इस तरीके से आप बहुत ध्यान से पढ़ना और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, और चैप्टर को जरूर खोलना। बिना चैप्टर खोले आपकी समझ में कम आएगा तो सही, पर इतना एकदम सॉलिड जो होता है ना, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब बच्चों में एक बात और कहना चाह रही थी कि आप मेरी इस वीडियो को जैसे ही खोलें वैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उसका रीज़न है कि आज तो आपको मेरी वीडियो मिल रही है ना, और बाद में थोड़े दिन बाद और वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, तो मेरी वीडियो आपको मिलेगी नहीं। जब मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा ना, तो जैसे ही आप मेरे चैनल को खोलोगे वैसे ही मेरी डाली हुई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पढ़ाई का ये तरीका है कि हम पहली बार जिस चीज़ को पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, वो हमारे समझ में आ जाती है। फिर हम वो दो तीन तरीके से पढ़ते हैं। हालांकि बात तो वही होती है, पढ़ाई वही होती है, लेकिन कहने का तरीका, समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सबका स्टडी कराने का तरीका जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है ना। बात तो वही होती है, लेकिन जब हमारे दिमाग में जब पहली बार में जो चीज़ समझ में आ जाती है वो आती जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपको, जैसे ही मेरी वीडियो खोलो वैसे ही आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे चैनल को। और मैं आपके कोर्स से संबंधित, आपके भूगोल विषय से संबंधित लगभग सारी वीडियोस डालूंगी और बनाऊंगी और करूंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।